55 में। मैं बाकी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए उनके विचार भी हम ले लेते हैं। और मैं एक बात इसमें बस यही कहना चाहूंगा कि जो आज का टॉपिक हमने दिया था उस टॉपिक के लिए जो सुझाव है उसको रख दे, और अगले हफ्ते तक हम इस पे तैयारी कर ले कि हमको आगे करना क्या है, हम किस तरीके से व्यवस्थाओं पे चाह रहे हैं आगे काम करना, ताकि जो हम दिवाली के बाद से जो नई कार्यशाला या नए प्लान पे अगर हम जाते हैं, कोई नया प्लेटफॉर्म बनाना उसमें जरूरी होगा, तो उस पर हम तैयारी कर सके। और सुरेश मौर्य जी, आपसे पहले मैं जयपाल जी को लेना चाहूंगा, बहुत देर से हैंड राइज करके रखें, इसके बाद आप ही बोलिएगा। जयपाल जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। जी सर, आप सभी बंधुओं को नमस्कार सर। सर मेरा नमस्कार। एक निवेदन आग्रह था, जो आज का विषय आया है कि जैसे आपने भी बताया कि किसी भाई ने ग्रुप में बोला कि आवेदन बना के दे, तो उस विषय में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। एक पीडीएफ फाइल में जो कंप्यूटर है या अपने पास में जो भी कंप्यूटर है उसमें अपना नाम सेव करे और सिर्फ विषय के लिए छोड़ दे। हम क्या, जैसे मैं सिर्फ मेरी बात करता हूँ, जैसे मैं एक ग्राम पंचायत की आरटीआई लगाता हूँ, एक राजस्व विभाग तहसीलदार की आरटीआई लगाता हूँ, या फिर अपने स्वास्थ्य विभाग की आरटीआई लगाता हूँ। मुझे सिर्फ इसी बारे में जानकारी है। और जब ग्रुप में हम जब चर्चा करते हैं तो मैं किसकी कमिश्नर या हाई लेवल की बात करता हूँ, तो मेरे जो मैं अभी रेगुलरली जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र के बारे में अगर मैं जानकारी आप सीनियर लोगों से लूँ तो वो बहुत अच्छी बात है। जो मैं ना मैंने आईटीआई लगाई है ना मैंने उसके बारे में सोचा, अगर उसके बाद में मैं जमीन से ना चलते हुए मैं हवाई जहाज में उड़ूं तो वो भी एक मतलब एक छोटे से आईटीआई कार्यकर्ता है या उसके लिए ये संभव नहीं है। जो जितनी जानकारी है वो धरातल पे चलेगा। जैसे मैंने वैसे अभी 50 से 100 आईटीआई लगाई है, तो उसमें क्या बहुत सी में सफल भी रहते हैं असफल भी रहते हैं। जिस लेवल तक हम जाएंगे, अभी मैं राज्य सूचना आयोग में सिर्फ मेरी एक अपील गई थी, उसका भी अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो भाई साहब जैसे जैसे विषय संगत या विषय आता जाएगा तो हम निरंतर निरंतर कदम बढ़ाएंगे और हम उस जो मुकाम है जो आप सबकी मुहिम है उसको हम सकारात्मक करेंगे। क्यों कि एक व्यक्ति सोचता है, एक और विषय ये है श्रीमान जी, में भटक रहा था कि जैसे विषय मैंने बोला कि भाई साहब आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या विषय है, गुजरात में क्या है, तो आप विषय दोगे तो वो गलत है। यहाँ लोकल में क्या विषय आ सकता है, स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ ये गड़बड़ कर सकता है, या एसपी है वो अन्य धाराओं में कुछ कर सकता है या ऐसा कर सकता है, वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अपने लोकल के इशू, अपनी लोकल की समस्या, अपनी क्षेत्र की समस्या वो अपने हिसाब से होगी। तो उस बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें श्रीमान, क्योंकि हमारे वरिष्ठ सहयोग सभी का बहुत समय कीमती है, तो अनावश्यक रूप से हम परेशान भी ना करें। और हमारा जो विषय है क्षेत्र का लोकल का, उस विषय पे अपन ले। और मैं जो आज के बाद जो भी मैं आईटीआई लगाऊंगा वो अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर उसमें कोई शब्दों का या तकनीकी कोई त्रुटि होगी तो आप उसमें कमेंट करके बताएं, या जो भी बताए तो उसको सुधार करके मैं फिर लगाऊंगा। ये ग्रुप की मतलब पहली बहुत प्राथमिकता सुंदर थी विचार जो है आप लोग कह आपका रहे थे। जयपाल जी, मैं सिर्फ आपका इतना बहुत सुंदर विचार है। जी आप जो है आवेदन बनाएं और जिस विषय या जिस विभाग से संबंधित हो उस विभाग के ग्रुप में अवश्य डालें। और साथियों से भी निवेदन होगा कि उस आवेदन में अगर उनको लगता है कि जी सर। उनको किसी के पास कोई विचार है, तो आप निजी तौर पे जयपाल जी या जो भी आवेदन डाल रहा है आप उसको निजी तौर पे जाके उसको बताएं। अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उसको ग्रुप में चर्चा में ले, ताकि क्या हो कि हम सार्थक चर्चा कर सकें। अब मैं सुरेश मौर्य जी को लेना चाहूंगा। सुरेश मौर्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें अपनी बात। सुरेश मौर्य जी। हेलो सुरेश। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, कहें सर। सर 2 दिन पहले मैंने राजस्व विभाग के अंदर में एक आरटीआई का आवेदन मैंने किया हुआ था, उसका प्रारूप डाला हुआ था मैंने। और उसी दिन लगभग हमारे सूरत के अंदर में 40 कंप्लेंट गई उनके पास में। तो उसी दिन मतलब जो कमिश्नर थे उनकी बदली कर दिया गया, यहाँ से उनको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इतने आरोप थे कि उनकी जो भी आरटीआई जो भी जानकारी मांगी जाती थी वो सब मतलब जिस भी डिपार्टमेंट से जिस भी कंपनी से रिलेटेड थी उनको उसकी जानकारी दे दिया था। ये बात का कंप्लेन हुआ, आरटीआई दाखिल हुआ, उसी दिन उनको बदली कर दिया गया। दूसरी बात सर, जो आरटीआई के बारे में जो सुरक्षा की बात कर रहे थे सर शिवानंद सर जी, उसके बारे में मैंने सूरत के अंदर में पुलिस कमिश्नर को मैंने एक आवेदन दिया हुआ है आरटीआई के थ्रू कि जो पत्रकार होते हैं
जो आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में आपके पास में क्या प्रावधान है, उसको हमको आरटीआई के थ्रू उनके पास से जवाब मैंने मांगा हुआ है। और दूसरा जो सूरत महानगर पालिका है गुजरात के अंदर में हमारे, उनसे ही मैंने जो आरटीआई के बारे में है कि किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके पास में कोई प्रारूप ही नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं, किस तरह से हमको जवाब देना है। क्योंकि 1 साल बाद, अपना 1 महीने बाद 30 दिन का हमको टाइम दिया गया है आवेदन का जवाब देने के लिए, तो 2 महीने बाद हमको टाइम दे रहे हैं कि ऑफिस निरीक्षण करने के लिए। तो इस तरह से सब जो जानकारियां हैं लोगों को हम साझा करते हैं, तो लोग हमको फिर क्या सलाह और सूचन देते हैं, उसके ऊपर हम सब काम कर सकते हैं। अच्छी बात है, सही बोल रहे हैं आप। इस पर भी हमको चर्चा को सार्थक तरीके से बात करने की जरूरत है। हम इसको अगले हफ्ता लेंगे। अजय श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सभी को मेरे ख्याल से शायद आवाज आ रही होगी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अभी जब से मैं चर्चा सुन रहा हूँ, आपसे मेरी चर्चाएं हुई थी, और आरटीआई को किस ढंग से हम लगा सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा जो आपने मुझे मार्गदर्शन दिया वो यही है कि आप स्वतः कितना ज्ञान रखते हैं इस विषय पर और उसको कैसे आप बढ़ाते जाते हैं। अलग अलग विभाग में अलग अलग व्यक्ति के समक्ष अलग अलग प्रकार से वो आवेदन जाते हैं, और जब हमें उसका जवाब मिलता है तो मुझे लग रहा है कि उस पर जो प्रतिक्रिया आई हुई है उसी से हम अवलोकन कर सकते हैं कि हम अपनी आरटीआई में किस ढंग से लगाएं। वरिष्ठ जन से सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि जो नए लोग आते हैं, जैसे कि जब मैं आया था नया, भले मैं एलएलबी हूं, उसके बावजूद भी धाराओं के संबंध में चूंकि मैंने अध्ययन नहीं किया हुआ था, तो जब कभी भी चर्चा आती थी कि धारा 7 के अंतर्गत ये, धारा 4 के अंतर्गत ये, अब चूंकि मैं उसको पढ़ रहा हूं तो मुझे ज्ञान हो रहा है। मेरा मात्र एक निवेदन ये रहेगा कि जब भी आप वरिष्ठ जन कोई अगर धाराओं का उल्लेख कर रहे हैं तो उस धारा में क्या प्रावधान है, यदि ये हम सभी को बताएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपकी तरफ से रहेगा। उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं ये हमारे स्वयं के विवेक पर निर्भर करे। सिर्फ आप धाराओं के बारे में बता दें, क्योंकि आवेदन का प्रारूप बना पाना, जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा है, कि संभव नहीं है। हर जगह हर व्यक्ति के समक्ष अलग अलग वही आवेदन एक ही विषय को लेकर अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है और उनके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। तो मेरा मात्र आप सभी से निवेदन रहेगा, ताकि जो एक चर्चा चल रही है कि आरटीआई को सुरक्षित करने के लिए आरटीआई आवेदकों को उस पर किन धारा के तहत कहां पे हम आवेदन कर सके, ताकि संगठित रूप से सभी को एक सुरक्षा मिल जाए। इसके लिए लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रयत्न नहीं हो पाएगा। तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि आप प्रशिक्षित करें आरटीआई की विभिन्न धाराओं के प्रति, ताकि उचित स्थान पर सभी लोग मिलकर सम्मिलित रूप से प्रयास कर सके, ताकि सभी को सुरक्षा मिल सके और इसका अधिक से अधिक उपयोग लोग करने लग जाए। धन्यवाद। आपने बहुत सही बात बोली अजय जी, और हम इस बात पे आगे इस विषय को लेंगे और आगे हम इस चीज को सिखाने के लिए भी जाएंगे। अन्य साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें मेघराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपनी बात, अपना सुझाव भी रख सकते हैं। जी सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, अधिकतर मैं आयोग में जाता हूं तो कई बार क्या होता है, जैसे 30 दिन में सूचना नहीं दी, 35 दिन में नहीं दी, फर्स्ट अपील में भी अपीलार्थ ठार्थी ने कोई सूचना नहीं दी, उसके बाद उस मेरी अपील गई और सुनवाई हुई, अधिकतर उन्हीं के फेवर में फैसला दे दिया जाता। जैसे हम पहुंचे तो क्या होता है कि नहीं वो नहीं आए, एक और उनको चांस दिया जाता है। और लेकिन अगर जैसे आए और उन्होंने कुछ एक लेटर पकड़ा दिया, तो मैं जब बोलता हूं उनके समक्ष बात रखता हूं कि महोदय इसमें तो है ही नहीं कुछ, और इन्होंने इसका क्या होगा, इन्होंने समय बिता दिया और इतने दिन, तो उन्हीं की हर समय तरफदारी करते हैं। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, कभी कभी उनकी तरफ से ग्राम प्रधान, एक मेरा आवेदन चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, ग्राम प्रधान आ गया तो हमने कहा आप किस हैसियत से आए, तो वहां पर वो चिल्लाने लगे, वो पुलिस आ गई।
तो मेरे ऊपर अनैतिक दबाव डालने के लिए आयोग महोदय नियमों का हवाला देने लगे। तो हमने कहा आप जो कुछ करना हो, लेकिन आप ये इनका अधिकार पत्र लीजिए, या ये कर रहे हैं किस हैसियत से खड़े हुए हैं। तो इस तरह के चलते, और जैसे ही आपकी कुछ हुई और आप नहीं पहुंचे और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाता और उसको समाप्त कर दिया जाता, ना उनसे अंडरटेकिंग ली जाती, आपने लेट सूचना क्यों दी या कुछ क्यों किया। और जबकि आयोग में 1, 2, 3, 4 एक एक साल तक 10-10 तारीख पड़ जाए और सूचना नहीं मिलती और कुछ नहीं होता और उन्हीं के फेवर में जजमेंट कर दिया जाता। तो आप सभी प्रबुद्ध जनों से ये जानना चाहता हूं, क्या आयोग के विरुद्ध कहां इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए क्या प्रावधान है कि जिससे उनके मनोबल बढ़ते हैं और इसी के कारण वे दोबारा कभी भी आवेदन करते हैं या कोई भी आवेदन करता है तो ना तो आरटीआई आवेदन पर जवाब दिया जाता, और मेरे यहाँ तो तहसील में ये कहते हैं, फर्स्ट अपील अथॉरिटी स्वयं बोलते हैं कि नहीं इस पे आवेदन नहीं देना, जब तक देखा जाएगा, जब तक नंबर आएगा खाओ हम लोग ट्रांसफर हो जाए। तो इस तरह की धारणा बनी हुई है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसमें आप सभी लोगों का सुझाव चाहता हूँ सर। निश्चित तौर पे आपकी जो समस्या है वो बहुत सारे साथियों की भी समस्या है, लेकिन मैं आपको जैसे बताया ना कि ये सतत लड़ाई की प्रक्रिया है। अगर आपको लगता है कि आयोग भी आपके साथ न्याय करने के लिए वाजिब नहीं कर सकता, ये स्थिति मेरे साथ भी हुई है और मैंने यही सवाल जो है पिछले हफ्ता राहुल सिंह जी के समक्ष उठाया था और उन्होंने मुझे भी यही जानकारी दी कि आप हाई कोर्ट जाइए। अब अगर मैं हाई कोर्ट नहीं जाता हूं, उस लड़ाई को अधूरे में छोड़ देता हूं, तो निश्चित तौर पे आयोग का मनोबल बढ़ेगा जी। तो ये लड़ाई को मेरे को आगे लेके जानी पड़ेगी। तो हमें इसी तरीके से अगर कुछ आयोग गलतियां कर रहा है तो आयोग के खिलाफ हमको या उनके धारणाओं पे या उनके कार्यशैली के ऊपर में हमको सवाल उठाते हुए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट नहीं सुनेगी तो हाई कोर्ट का डबल बेंच सुनेगा, डबल बेंच नहीं सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, है ना। तो भाई हम अगर लड़ाई के लिए तैयार है तो सामने वाला बेवकूफ नहीं है। हो सकता है कि वो सुधार करने में थोड़ी सी देरी हो जाए हमको, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रखनी है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, इसका प्रभाव जो सबसे ज्यादा व्यापक तरीके से पड़ सकता है, ये बात मुझे शैलेश गांधी जी ने कही थी। शैलेश गांधी जी से इस विषय पे काफी चर्चा हुई। शैलेश गांधी जी ने मुझे इस पर एक ही सुझाव दिया कि हम जिस तरीके से प्रशासन के विभागों से या अन्य विभागों से जिस तरीके से हम जानकारी मांगते हैं, उसी तरीके से हम आयोग से भी मांगे। आयोग की भी हम पारदर्शिता के लिए सवाल खड़े करें। हम ये भी देखें कि आयोग अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम ये सवाल पूछने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आयोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन अकारण के ऐसे विषयों पर सवाल करना जिससे वो उल्टा हमारे लिए नकारात्मक विचार पैदा करे, इसको भी विचार कर आप आयोग के साथ चर्चा करें। बेहतर होगा कि हम संगठित रूप से हम अपने साथियों को इकट्ठा करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे हम वहां पे सीधे हो, और उसमें जो हमारा समझदार व्यक्ति है उसको हम आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को एक मंच के जरिए से भी आयोग को चर्चा में लेके आए, तो हो सकता है उसका ज्यादा बेहतर इफेक्ट होगा। जी। तो सर हमें अगर जी बोलिए। जैसे हम हाई कोर्ट जाने से पहले, उसके पूर्व पहले क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हाई कोर्ट जाने से पहले अगर मान लीजिए कि आपको जानकारी ही चाहिए, आप जानकारी के लिए आवेदन लगाए हैं, तो आप एक बात ये दिमाग से क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने मामला जो आवेदन लगाया है आपने फर्स्ट अपील कर दी है, चाहे सेकंड अपील या शिकायत कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हो, आप अपने आवेदन फिर भी वहां पे लगाते रहिए उस विभाग से उस जानकारी को मांगने के लिए, और उन भूल को सुधार करते हुए लगाते रहिए जिस भूल को इंडिकेट करते हुए आपको सूचना देने से पीआईओ ने मना किया है। तो इसका दो फायदा आपको होगा। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे आगे बता सकेंगे कि वो जानकारी कितनी महत्वपूर्ण थी और उसके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, है ना। दूसरी ये कि वहां पर ये चीज तय हो जाएगी पीआईओ की कि पीआईओ जानबूझकर सूचना आपको देना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो खामियां आपके नेक्स्ट आवेदन में थी उसमें आपने उस खामियों को दूर करते हुए भी आवेदन लगाया है। तो वहां पर हम इस बात को आयोग को वापस बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जानकारी देना ही नहीं चाहता है।
और अगर ये मामला उनकी कार्यशैली से रिलेटेड है, अगर ये मामला उनकी कार्यशैली से रिलेटेड है, पीआईओ गलत कर रहा है, फर्स्ट अपीलेंट गलत कर रहा है, तो उसकी शिकायत उनके नियुक्तिकर्ता विभाग में अधिकारियों को भी करते रहे साथ साथ। यह बात अलग है कि उसमें क्या होगा, इस बात को दिमाग से हटा दें, वो नियम में आता है या नहीं आता है। हम जिस तरीके से कोई अधिकारी गलत काम करता है तो उसके उच्च अधिकारी या उच्च विभाग में हम शिकायत करते हैं ना, वैसे ही हम उसके विरुद्ध शिकायत करें। अगर पीआईओ अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो जिस तरीके से लोकायुक्त के पास जाके निर्वहन नहीं करने पे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने पे शिकायत करते हैं, इस तरीके की बातें हम अन्य विभागों में भी कर सकते हैं। हम ह्यूमन राइट्स में भी जा सकते हैं कि भाई जो आपका राइट्स है वो आपको नहीं दिया जा रहा है इस विभाग के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं, हम सभी रास्तों को अपनाएं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन काम कौन सा रास्ता करेगा इस पर मेरे ख्याल से कोई भी वरिष्ठ सदस्य एक मत पे ना बोल पाएगा। जी नहीं, आयोग के कहाँ शिकायत की जा सकती है? राज्यपाल के यहाँ? देखिए, आयोग की शिकायत, आप आयोग में कौन बैठा है? आयोग को देखो गठित करने वाला, आयोग के आयुक्त को गठित करने वाला, नियुक्त करने वाला जो व्यक्ति है, आप वहीं पे शिकायत कर सकते हैं। एक कमेटी रहती है, वो कमेटी उनको नियुक्त करती है, तो आप कमेटी में भी शिकायत कर सकते हैं। उसको नियुक्ति का आधार अगर राजपत्र से मिलता है या राज्यपाल से मिलता है, चाहे राष्ट्रपति से मिलता है, तो आप वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आयोग के मुख्य सचिव है, उनके पास उस बातों को आप सही तरीके से रखें कि भाई आयोग में किस तरीके से आपके राइट का हनन हो रहा है। आप उनको बताने की कोशिश करें, एक कॉमन लेटर पे, एक कॉमन उस पे हो सके संगठित तौर पे रखें, तो उसका असर ज्यादा अच्छा होगा। अगर उस पे वो निराकरण नहीं करते हैं तो हमें उन सारे विषयों को लेके, एक साथ लेके शायद हम हाई कोर्ट चले जाए तो हम शायद ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे। लेकिन हम उस पे पहले अपनी वर्किंग कर ले 6 महीना, साल भर, और वर्किंग करके हम इतने मजबूत हो जाएं कि हम सही प्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में देने की स्थिति में रहें। हम ऐसे पूरे आदेश निकाले जहां पर आयोग ने एक्टिविस्ट को या जिन्होंने भी एप्लीकेंट थे, अपीलेंट थे, कंप्लेनेंट थे, उन लोगों को सपोर्ट ना करके मनमाना निर्णय दिया। ऐसे सारे आदेशों को निकालने की कोशिश करें और उन आदेशों को उल्लेखित करते हुए पहले तो आप मुख्य सूचना आयुक्त को उस बारे में बताएं, उस गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करने के लिए आग्रह करें। आप फिर जो उनकी नियुक्ति करता है उनको बताएं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबको बताएं। जहां पर आपको लगता है और भी आप बता सकते हैं अपने राइट्स के लिए, आप वहां पर भी बताएं। पहले आप वर्किंग कर लीजिए। जी, आयोग में सर ऐसा भी होता है, जैसे मान लो उन्होंने क्या किया कि लास्ट तारीख के एक दिन पहले एक लेटर लिखा और भी वहां रसीद दिखा दी जाकर, और जैसे सूचना वहां तो दिखाएंगे का 500 ग्राम की हो, ये साहब मैंने भेज दी। एक ऐसे ही केस में हुआ कि केवल लेटर भेजा 20 ग्राम का और वो सूचना लिए थे आधा किले से अधिक वेट की। तो जब मैंने देखा कि सर ये देखिए 20 ग्राम का लेटर है, ये मूर्ख बना रहे हैं, तब वहां दिया। एक ऐसे ही सर केस में क्या हुआ, एक वकील साहब भी आए मेरे अगेंस्ट में, तो उन्होंने फर्जी मतलब रसीद बना ली। तो मैंने कहा इसका कंसाइनमेंट नंबर दे दिए, तो सर उन्होंने वो गायब ही कर दी। और मैं आयोग से कहता रहा मैं इसकी रसीद की हमको क्लिक चाहिए या फोटो चाहिए, वो भी नहीं दिए, और वो इग्नोर करके और उसको मतलब उनका जो कोर्ट होता है उन्होंने उसको निकाल दिया। ये ऐसी विडंबनाएं सर आती हैं और बहुत परेशान किया जाता है। देखिए, दांत और पात की प्रक्रिया चलती ही रहेगी, और निश्चित तौर पे हम कुछ बेहतर करेंगे तो वो भी कुछ उसका आगे जाके बेहतर रास्ता खोजेंगे। ये चीज हमेशा चलते रहने वाली है और हमें अपनी लड़ाई को जारी रखिए, कहीं ना कहीं हमको इसका लाभ मिलेगा। संगठित रहिए और चीजों को इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि जब ऐसा मौका हमको मिले कि आयोग अपने काम कार्यशैली में उचित नहीं ठहर रहा है, तो हम उस बातों को सही तरीके से रख सके जो लॉ ग्राउंड को भी बताती हो, तथ्यों पे और साक्ष्यों पर आधारित हो, हवा में बातें ना हो। जब हम हवा पे बातें करेंगे ना कि अरे ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बात नहीं बनने वाली है। तथ्यों पर हो, छोटी हो, संक्षिप्त हो, स्वच्छ और सुस्पष्ट हो। आप उन सारी चीजों को पहले इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। हम 15 साल अपना बर्बाद कर चुके हैं, अब हम साथी ऑनलाइन, अब घर में बैठे बैठे हम मीटिंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम इकट्ठा करते हैं पहले
और कोशिश करते हैं कि उन सारी चीजों को लेकर हम एक अच्छी बात हाई कोर्ट में रख सकें और उस पे एक अच्छा निर्णय ले सकें। तो मैं, अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमको इस पर सलाह मशवरा करते रहना है, चर्चा करते रहेंगे। मैं अभी आगे कुछ साथियों को ले लेता हूं, क्योंकि 10 मिनट और बचे हैं इस कार्यक्रम के। 9:55 को ये कार्यक्रम अभी बंद कर दिया जाएगा, और जो भी आज के चर्चा में जो भी चीजें पेंडिंग है, सभी साथियों से निवेदन होगा कि वो उस पर अगले हफ्ता तैयारी के साथ रहे, ताकि आगे हमें क्या करना है इस पर हमारी सोच क्लियर हो। रामकिशोर सिंह राजपूत जी, रामकिशोर सिंह राजपूत जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं, हैंड राइज है उनका, कृपया अपना अनम्यूट करें मोबाइल जी। रामकिशोर जी कहें। रामकिशोर जी कहें आप। देवेंद्र जी, संभवतः रामकिशोर जी अब बात सुन नहीं पाए हैं या कर नहीं पा रहे होंगे नेटवर्क की वजह से। अगर आज इजाजत हो तो थोड़ा सा एक बात म्यूट भी चल रहा है। हाँ, आप पूरी कर लीजिए बात श्रीवास्तव जी, उसके बाद विनोद जी को ले लेते हैं। अजय जी आप कहें। मेरा आग्रह मात्र इतना है कि जैसा मेरे आपसे चर्चा हुई थी और आपका जो मार्गदर्शन मुझे मिला, उसका लाभ मुझे बहुत प्राप्त हुआ कि आप अगर आरटीआई में आप कोई आवेदन लगा रहे हैं तो उसमें निरंतर तब तक प्रयास करें जब तक कि आपको आपकी बात का सफलतापूर्वक जवाब नहीं मिल जा रहा है। निरंतरता के लिए आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिया, उसकी वजह से आज मेरे पास ये हो पा रहा है कि जिस विषय को लेकर मैं आगे चल रहा था आरटीआई में, उस पर मैं प्रगति कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक समस्या ये थी कि आरटीआई के विषय में जो धाराओं का उल्लेख है, उसके बारे में जानकारी का अभाव था कि किस धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है और उसमें मुझे क्या अधिकार प्राप्त है। मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि जो नई ट्रेनिंग सेशन प्रारंभ की जाए, उसमें वरिष्ठ जन जिनके पास आरटीआई के संबंध में काफी ज्ञान है, वो मात्र इतना करें कि एक एक धाराओं को लेते हुए उसको अगर सभी लोगों को बताएं कि आप इस धारा के अंतर्गत ये आपका अधिकार है और इसमें ये प्रावधान दिया गया है, तो मुझे लगता है कि सभी को काफी मार्गदर्शन मिलेगा और भविष्य में जब वो स्वतः लगाते हुए उसमें पारंगत प्राप्त करेंगे, तो कल को वो दूसरों को भी प्रशिक्षित कर पाएंगे कि आरटीआई में कैसे उनको लाभ मिलना है। यही एक संगठन का और संगठित होने का मूल आधार बनेगा। इस आग्रह के साथ कि आप अगली सेशन में बिल्कुल, जो टॉपिक हमने पकड़ा है, इस टॉपिक को जो है हम कार्यशाला के लिए रखे हुए हैं अजय जी, और उसको निश्चित तौर पे कार्यशाला में सभी साथियों के सामने लाएंगे, क्योंकि क्या है वो एक पूरा विषय है। उसको मैं अगर छोटे में या शॉर्ट में वो तरीका बताऊंगा तो शायद उसका महत्व ना समझ पाए मेरे साथी, तो उसके लिए पूरा एक सेशन की नीड होगी। उस सेशन में हम उस बात को जरूर लेंगे। धन्यवाद सर। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद हम फिर रामकिशोर जी को लेंगे। आप विनोद जी अपनी बात आप रखिए। जो रामकिशोर जी थे, रामकिशोर जी का जो है वो म्यूट जा रहा था उस टाइम पे, अब ऑन हो चुका है, तो वो बोले जिन्होंने हेडसेट करा ना जी, वो बोलने पड़े। रामकिशोर जी बोलने, उनका म्यूट और माइक ठीक है। रामकिशोर जी आपको आवाज आ रही होगी हमारी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आ रही है आवाज सर? बिल्कुल आ रही है सर। जी 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 सर, जब हम कोई किसी अधिकारी को हम जब आवेदन करते हैं तो सर वो अधिकारी क्या करता है, उसको मतलब बहुत समय तक लटका के रखता है। अपीलिए भी करते हैं, वहां भी कुछ जवाब नहीं मिलता है। सूचना आयोग में जाते हैं, वहां भी कुछ न कुछ बहाना करके हमारे जो लेटर होते हैं या आवेदन जो होते हैं उसको वो रद्द कर देते हैं। तो हम उसके विरोध में हम क्या कर सकते हैं, ये जानना था मुझे। आप उनके विरोध में फिर से आवेदन कर सकते हैं सर, और उस गलतियों को सुधार के आवेदन कर सकते हैं। सर, आयोग की तरफ से जो भी सूचना मिला कि इसमें ये खामियां है, उसके विरोध मैंने फिर दोबारा आवेदन किया विभाग, और फिर भी हमको नहीं मिला। फिर हम गए सूचना आयोग में, फिर उन्होंने एक नया बहाना बनाकर फिर हमारे पेपर को वो आउट कर दिया। देखिए सर, अगर कोई बहाना बना रहा है तो मतलब उसके पास कोई कारण है कि आपके आवेदन में या तरीके में कुछ गलतियां हो।
देखिए, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है विवेक। वो आयोग या अधिकारी या अपीलीय अधिकारी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहा है, तभी वो आपके जनहित के मुद्दे का अगर आवेदन होगा तो आपको जानकारी नहीं दिया होगा। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो विवेक से नहीं मान रहा है, उनसे सिर्फ और सिर्फ आप उसकी गलतियों को दूर करके ही जानकारी ले सकते हैं। और मैं बोलता हूं कि आप आयोग जाने का इंतजार ही क्यों करते हैं? जब आपको पीआईओ ने बोल दिया है कि आपके आवेदन में ये कमी है, इस कारण से हम जानकारी नहीं दे सकते, तो आप पहले ही काम ये करिए कि दूसरा आवेदन, उसकी शिकायत आप करिए, वो प्रक्रिया आप चलाते रहिए, मैं उस पर रोक नहीं लगा रहा हूं। एक अलग से एक आवेदन और लगाएं, उस आवेदन में आप उस गलतियों को दूर करते हुए आवेदन लगाएं, ताकि उसके पास दोबारा बोलने पे क्या बोलेगा वो उस चीज को जाने। अगर उसमें भी उसने कुछ खामी निकाल दी तो तिबारा लगाएं। शिकायत की प्रक्रिया, अपील की प्रक्रिया चलती रहेगी जो आपके पहले आवेदन पे चल रही है, लेकिन तीसरे आवेदन पे उसके पास शायद कोई जवाब ना हो देने के लिए, या तो वो जानकारी दे देगा, और नहीं देगा तो आयोग में उस बात को प्रेजेंट कीजिए कि आपने उस गलतियों को दूर भी कर दिया था तो भी उस पीआईओ ने जानकारी नहीं दी, मतलब वो जानकारी देना ही नहीं चाहता है। एक घटना हुआ, एक हमारे यहाँ पड़ता है, बरगिनिया प्रखंड पड़ता है, मैंने उनसे इंदिरा आवास के ब्यौरा मांगा था, उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि आपने फॉर्म पर व्हाइट पेज भेजा है और आवेदन आपने मांगा ही नहीं। इसके विरोध में मैंने अपीलिये में गया, अपीलिये में मुझे कुछ नहीं मिला जवाब वहां से। फिर मैंने राज्य सूचना आयोग में गया, वहां भी कहा गया कि नहीं, कि व्हाइट पेज ही मिला है, सिर्फ हमको कुछ नहीं मिला। फिर हमने आयोग के द्वारा उनको वो लेटर का नाम है दिवाया, जिसे मैंने उनसे मांगा था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर मैंने आयोग को फिर दोबारा भी सुनवाई हुआ, उसमें भी मैं गया, कहा कि सर अब तो आपके थ्रू मैं उनसे मांग रहा हूँ, ठीक है। उसमें आयोग अभी तक उसमें डेट ले रहे हैं और जा भी रहे हैं। इस क्रम में सकते हमको क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी तरीके की कोई भूल चूक या कमी रह गई है तभी आपके साथ इतना लंबा पत्राचार हो रहा है, उस चीज को दूर कर दीजिए तो संभवतः आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। सर वो तो कह रहा है कि आप मुझे व्हाइट पेपर दिए है, सिर्फ हमसे कोई सूचना मांगा ही नहीं आपने। सर आपने रिसीविंग नहीं ली? नहीं सर, मैंने डाक के द्वारा भेजा था उसको। ऐसे में तो आपको इतना लंबा अपील वगैरह में जाने के बजाय और सीधे दोबारा एक उसी लेटर को रेफरेंस लेते हुए साथ में लगाते हुए दोबारा अपील दोबारा डालनी चाहिए थी आरटीआई कि लो भाई लो ये भरा हुआ है, दे दो इसकी जानकारी। सर मैंने दोबारा भी डाला था आईटीआई उसको, ठीक है। और लगाइए सर किशोर जी, और लगाइए आवेदन, और लगाए ना। बिल्कुल लगाए। और एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज मैं एक मिनट इसमें जवाब दे दूं। आपने बोला कि उन्होंने बोला कि आपको व्हाइट और कोरा पन्ना मिला। जी 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 हाँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, थोड़ा सा तकनीकी भी रूप से भी अपन अपने आप को आगे अपडेट करें। मैं अपने साथियों को बोलता हूं कि अपने आप को तकनीकी रूप से अपडेट करें, कोशिश करें कि वो जो आवेदन है, जो वो विभाग का जो पीआईओ है, अगर आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उससे वरिष्ठ अधिकारी या उससे उसी के किसी और विभाग में लगा दे, वो 6-3 में उसको अंतरित कर देगा। बिल्कुल, हो सकता है कि आपका व्हाइट पेपर वाला समस्या हल हो जाए। पहली बात, अगर वो बदमाशी कर रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो आप ईमेल के द्वारा भी उसको वो लेटर में जानकारी भेज दें और ये बता दें कि सर ये आवेदन मैंने बाई पोस्ट भेजा है, उसका रजिस्ट्री डिटेल ये है, उसका लेटर ये है, मुझे पिछले बार बताया गया था कि आपको व्हाइट कोरा पन्ना मिला है, इसलिए पोस्ट की डिटेल के साथ आपको ईमेल में भी जानकारी भेज दिया, ताकि कल को आप ये ना बोल सके कि उसमें कोरा पन्ना निकला है। तो देखिए, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, वो आपसे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको भी उससे एक कदम आगे की काम कोशिश करनी है। बहुत बची रोकिए मत अपने आप को, अपने विचारों को आगे लाइए और उस पर काम कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं सर, मैं सर रुकता नहीं। मैं ये भी कह दिया कि जब तक मैं आपसे सूचना लूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा नहीं। इसके लिए हमको जो भी कदम बढ़ाना पड़े, हम उसके लिए हम हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सभी साथियों से मेरा एक निवेदन रहता है कि एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसने मेरे को जानकारी नहीं दी है,
मैं आपको देख लूंगा, आपके ऊपर जुर्माना करा के रहूंगा, आपकी नौकरी खा के नहीं रहूंगा। सर, इस ऐसा ना दिमाग की बोले। मानसिकता को बिल्कुल अपने उससे व्हाइट वॉश कर दीजिए। ये कोशिश कीजिए कि अगर आपकी नहीं सर, जो जानकारी है वो लोकहित की है तो आपको मिलना चाहिए। दूसरा, अगर वो जानकारी देने वाला आदमी आदतन है कि उसको जानकारी देना ही नहीं है, पहला इसीलिए बैठा हुआ है। दूसरा ये कि वो आदमी की कार्यशैली गलत है, तभी उसकी खिलाफत कीजिए। सिर्फ देवेंद्र आपकी सर, जानकारी नहीं मिली है इसलिए ना करें। देवेंद्र सर एक बात मैं कहना चाहता हूं सर के लिए, जो प्रैक्टिकली मैंने जो किया कि ये आवेदन कलेक्टर के थ्रू भी भेज सकते हैं, मैंने किया है। हाँ सर, मैंने भेजा था सर, हाँ वो मैंने भेजा था उनके थ्रू भी, ठीक है, जी, और वहां से अभी तो कुछ मिला नहीं है। वो भी क्या नाम पर है, आपके पास प्रूफ तो कलेक्टर का प्रूफ हो गया ना, ये हाँ, आयोग में सर, कहने के लिए, अपील में कहने के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, जी 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 है सर। बिल्कुल करिए सर, निराश मत होइए, अभी तो लड़ना है नहीं सर, हमको। निराश देवेंद्र सर है देवेंद्र सर जैसे सहयोगी हमारे साथ है, बहुत सारा मिलेगा अपने को। इसमें राजकुमार सर से एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा। आप जो जाकर के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 16 से बाद के जितने भी आवास या प्रधानमंत्री आवास जो भी बने हैं वो सब एक क्लिक में, मतलब आप अगर सही जगह पहुंच गए तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये गलत डेटा है तो उसके बिहाफ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। और मैं इसमें और एक टेक्निकल चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि आप एक ट्रांसपेरेंट एनवलप ले लें जिसमें दिखता हो, और उस ट्रांसपेरेंट एनवलप में अपनी आरटीआई डाल दें, और जो आप वो जो भी जैसे आप रजिस्टर्ड बोर्ड का जो कंसाइनमेंट नंबर होता है उसको लगाते हुए फोटो खींच लें कि ये है और ये मेरा एनवलप था, ये ट्रांसपेरेंट था जी। केंद्रीय अगर केंद्रीय विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, पीएसयूज है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप तो पोस्टल ऑर्डर बनाइए, अपने मुख्य डाकघर जाइए, आपको वहां पे रिसीविंग भी मिल जाएगी आपके आवेदन पर। आपको कोई पोस्टेज चार्जेस भी नहीं मिलेगा, आपका आवेदन खुले लिफाफे में जाता है, उनके लिफाफे में जाता है जी। अच्छा सर, केंद्रीय के केस में तो बल्कि ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं विद इन मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं उन साथियों के लिए जो केंद्रीय, तो हम मतलब ऑनलाइन तो हम स्टेट में भी हर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। इस पर जो हमें जाखड़ जी ने हमको एक कार्यशाला भी दी थी। सर अभी कुछ स्टेट में आया नहीं है, जैसे हमारे यूपी स्टेट में। सर मैं आपको वही बताना चाहूंगा, ऐसा कोई स्टेट मेरे ख्याल से नहीं बचा है कि नहीं हो, वहां पर है, हम नहीं जानते नहीं सर, कि कैसे होगा। यूपी स्टेट में आरटीआई ऑनलाइन कर दी है, लेकिन वो अभी कुछ ही विभागों में है और शासन स्तर पे है, इनफैक्ट प्रशासन स्तर पे अभी तक नहीं आई है। सर आप ऑनलाइन का मतलब गलत समझ रहे हैं ना, मैं आपको वो समझाने की कोशिश। हाँ, बताइए। आप ऑनलाइन का मतलब ये समझते हैं कि आपके लिए कोई विभाग ने पोर्टल बना दिया है, वहां पे जाके हम ऑनलाइन कर दें। हम तो अभी ऑनलाइन उसी का की बात मतलब कर रहा दूसरा हूँ। बोलते हैं। हम ऑनलाइन का मतलब समझते हैं कि आप जो भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज के मांग सकते हैं, वो ऑनलाइन है। ओके, मतलब ईमेल वगैरह के जरिए, ऑनलाइन जरिए से आप भेज के मांग सके जानकारी, वो तो आप हर स्टेट के हर विभाग की जानकारी घर में बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब ईमेल के थ्रू, मतलब संबंध में जाखड़ जी ने कार्यशाला दी थी हमें। जाखड़ जी ने हमको बताया था कि हम ऑनलाइन जाके किस तरीके से ट्रेजरी में उसके भुगतान कर सकते हैं, आरटीआई का फीस का, आरटीआई में मिलने वाली जानकारी के फीस का, अपील के लिए, शिकायत के लिए, जो भी जहां पे जो भी फीसेस हैं, वो सारे काम हम ट्रेजरी में ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसकी रिसिप्ट के साथ में उस विभाग का जो भी मेल आईडी है उसमें आप भेज दीजिए। अब आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी कैसे निकलेगा, उसके बारे में भी हमने बताया था उस मीटिंग में। ओके। तो ये ऑनलाइन का मतलब सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल मिलना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन हम ही कोशिश नहीं करते हैं उसको जानने की और करने की। नहीं, दिक्कत क्या है ना, जैसे मैं बताऊं आपको, आपकी बात बिल्कुल यहाँ तक ठीक है और मैंने अप्लाई करने की कोशिश भी की थी, तो लेकिन जो पीआईओ है ना, पीआईओ की ईमेल आईडी इन्होंने दे नहीं रखी है, वो भी देनी चाहिए, कायदे में इनको पब्लिश करनी चाहिए। सर अगर पीआईओ ने नहीं दी है, उस विभाग का जो मुखिया ऑफिशियली जो उन्होंने मेल आईडी बनाई है, आप देखिए, आप जब किसी के ऑफिस के पते में भेजते हैं तो जो उन्होंने कांटेक्ट में जो पता लिखा हुआ है उसी पते पे भेजते हैं ना। बिल्कुल। तो आप वहां पे लिखिए ना कि आपने हमको संपर्क करने के लिए जो मेल आईडी दी है हमने उसमें भेजा है, आप संबंधित आदमी तक पहुंचा दें।
भैया उसके बात है, इसको वेबसाइट ट्राई करता हूँ, आज ही ट्राई करता हूँ सर इसको। ठीक है। तो सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि 10 बज चुका है, हम अगले सेशन में अगले हफ्ते फिर ट्रेजरी मिलेंगे। वाले में तो जी ट्रेजरी वाला सर बहुत सिंपल है, मैंने तो उसको कर चुका अप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं अपने सभी साथियों से लिंक भेजने की कृपा करें, ट्रेजरी विभाग अगले की हफ्ते अपनी लिंक। तैयारी रखें, और मैं चाहूंगा कि अगले हफ्ता जो है हम कुछ सार्थक मुद्दे पे आपस में विचार बना पाए कि आगे हमें किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, उस पर हम कार्य कर सके। इसलिए अपने अपने विचार हो सके तो ग्रुप में चर्चा में भी लेते रहिए, और अगर ना रख पा रहे हो तो अगले मीटिंग में जरूर इस विषय पर निर्णय लेना जरूरी है, तो सभी साथी मदद करें उसमें। वो तो सभी सर को बोल रहे प्रणाम थे, सर। हाँ हाँ देवेंद्र सर, वो जो बोल रहे हैं कि ट्रेजरी का लिंक भेज दें, उनको आवश्यकता होगी तो जरूर भिजवा दिया जाए। जी मैं चाहूंगा ग्रुप कि में हमारे शेयर। साथ हरदीप जाखड़ जी जुड़े हुए हैं, हरदीप जाखड़ जी से आप ले लें, हो सके तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हर समय सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। आप व्हाट्सएप में भी लिखेंगे तो उनका जवाब जरूर आएगा। हाँ जी, ग्रुप जी। में डाल दें तो सबको फायदा मिल जाएगा, ग्रुप में डाल दें। लिंक यदि ग्रुप में डाल दी जाए तो सभी को उसका जो है बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। और डायरेक्ट अगर आपको और इसमें जानकारी चाहिए तो आप जी। जो है, हम लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब में हम लोगों ने उस कार्यक्रम का डाला हुआ है। सुरेश मौर्य जी अगर सुन रहे हो तो आप सुरेश मौर्य जी से उसका लिंक ले सकते हैं और उस वीडियो को पूरा देख लें ऑनलाइन। ठीक ठीक। हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए सर, उस वीडियो को मौर्य देख सर, लीजिए। वीडियो ग्रुप को में देखने लिंक से डाल शायद आप दीजिए, लोगों की वीडियो डाल समस्या हल दीजिए। हो जाएगी। मौर्य सर से निवेदन है ना सर? जी जी जी, विषय ओके, वस्तु थैंक के यू। साथ लिंक। जी, विषय वस्तु के साथ में